ओली सरकार ने जो है अपना रेजिग्नेशन दे ही दिया। तो देना पड़ेगा, नहीं देता तो वो बात पाएगा, और ये 2 दिन भी बात नहीं पाएगा। जिस तरीके से ये लोग ने अत्याचार किया तो उसको तो होना ही है, रिवेंज तो होना ही है। आपका ऊपर कोई हत्या करता है तो रिवेंज के बहुत सारे पहलू हैं। हाँ, बहुत सारे पहलू हैं विष्णु जी। एक रिवेंज होता है आप जो है कानून के दायरे में रहकर करें। कानून के दायरा वहाँ पे कुछ अब रहा नहीं। वहाँ कानून किसे कहते हैं वहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों की क्या गलती है जो वहाँ पे टूरिस्ट हैं, जो वहाँ पे आम जनता है, जिन चीज़ उन्हें भी परेशान कर रहे हैं। उनको भी बहुत सारी हत्याएं हो गई, कुछ आर्मी के लोग भी मारे गए। अगर कहीं ना कहीं ओली सरकार प्रशासन चला रही थी तो ओली सरकार ने तो रिजाइन मानने के बाद जो है वहाँ पे आर्मी वालों को जेनजी लोगों ने इतना मार दिया, इतनी जानें चली गई। आप गिनती गिनिए, आप वीडियोस देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एक एक दो ब्लॉगर वहाँ पे गए और वहाँ पे मीडिया इंडस्ट्री के मीडिया जर्नलिस्ट भी जा रहे हैं तो वहाँ पे वो लोग उनको खड़े नहीं होने दे रहे। तो आवाज़ किसके पास पहुँचाना चाहते हैं ये लोग? ये आवाज़ उठाई किस चीज़ के लिए गई? एग्जैक्टली आवाज़ किस चीज़ के लिए उठाई गई? सरकार हटाने के लिए। अगर सरकार हटाने के लिए आवाज़ थी, अब सरकार चले गई, अब क्या? ऐसा है, जब इन्होंने प्रशासन कानून, जब स्वयं शासन में बैठ के प्रशासन नहीं मानता है जी, स्वयं शासन के बैठ के जुडिशियल पैरामीटर नहीं मानता, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र प्रभाव का बॉडी है, एक ये है ऑटोनमस बॉडी है, स्वतंत्र प्रभाव, इंडिपेंडेंस बॉडी जुडिशियल फॉर्मेट में, उसको सरकार नहीं मानती है। सब किसी को नहीं मानते, उसका ऊपर ये लोग दमन कर रहे हैं तो जनता तो उसमें आना ही पड़ेगा, टिट फॉर टैट में निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपका सोल्यूशन कभी नहीं हो सकता है। अगर आप नरम हो गए, वो गरम हो जाएंगे, तो वो गरम ही रहता रहेंगे, आप नरम का नरम ही पड़ा रहेंगे। वो हाल आज तक होते रहा है। एमसीसी आया, वही हाल रहा, जनता ने सुन लिया, मान लिया, दमन हो गया, आदमी बन गया, हत्या हो गया, सब कुछ हो गया, बर्दाश्त कर लिया। फिर उसके बाद में आपका ये भ्रष्टाचार में आवाज़ उठाया, उसमें भी यही हाल हुआ। तो आज करते करते अति हो गया, तब ये अब तो तुम करते हो तो हम भी तुमको। चलिए, ओली सरकार गिर गई, वहां पे सरकार अब गिर गई। चलिए अब बात करते हैं सत्ता परिवर्तन की। सुशीला कार्की वहां पे आ चुकी हैं। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने पर आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये लोकतांत्रिक वही प्रक्रिया है जिसमें आर्मी बैक्ड समाधान समझा जा रहा है, या सच में ऐसा कुछ पहले से चाहा जा रहा था जो अब हो रहा है? ये तो सुशीला कार्की जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला है और प्रथम महिला है कि नेपाल के आज प्रधानमंत्री के रूप में कमान संभाल रही है। और उनको मैं सिर्फ 6 महीने के लिए 2 महीने के लिए, 1 दिन के लिए नाम तो लिख दिया। चलिए, हाँ, नाम तो लिख दिया। हाँ, ठीक। नाम लिखना मतलब अभी इंटरिम प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, 1 नंबर। 2 नंबर, सुशीला जी को मैं ये भी याद कराना चाहता हूँ कि आपने काम करते करते आपके पीरियड में आपको महाअभियोग लगा के ये लोग ने भगाया था, क्या वो उचित था? क्या किस लिए भगाया गया था? महाअभियोग। अच्छा, उनके ऊपर महाअभियोग लगा के पद से इस्तीफा देकर जबरदस्त कानून से बाहर कर दिया। बताइए, आपकी जनता ने उनको भी एक बार भगाया था। हाँ, तो आज आपकी जनता नहीं भगाया था, ये बात तो आप लोग का गलत है। शरीर जो चुन के ऊपर जाता है वो लोग नहीं भगाया था। जनता ने तो नहीं बोला था कि ऐसा काम करो। जनता तो इसलिए प्रतिनिधि बनाते हैं कि हम लोग इतना सक्षम नहीं है, हम लोग इतना पढ़ा लिखा नहीं होते हैं। तुम लोग जाते हो, तुम लोग ऊपर में जाके हमारा बात रख सकते हो, जनता का समाधान कर सकते हो। तो इस और क्या देश में ये हो रहा है उसको तुम रोकथाम कर सकते हो, और कैसा कोऑर्डिनेट करना, कैसा पहल करना, कैसा विकास करना, कैसा योजना लाना, तो तुम ये काम के लिए जनता चुन के भेजती है। ये नहीं कि तुम जाके तुम अपना मर्जी से हम नहीं कर रहा है, जनता आ रहा है, जनता का नाम लो, करो तुम खुद। ये खुद इन लोगों ने किया, क्योंकि भ्रष्टाचार में उसे कुछ अहम ऐसा मुद्दा था कि उसने निर्णय ली गई थी चीफ जस्टिस जब से, तब जाके इसने इसको महाअभियोग लगा के तो हम लोग को जेल भेजेगी, चलो इसको बाहर करो। तो इसको मद्देनजर रखते ही प्रधानमंत्री जी को काम करनी चाहिए। अभी जो इन्होंने क्या क्या कर दिया उनको भी आगे लानी चाहिए, और अंतरिम सरकार का ये जो इसको इस्तीफा देनी चाहिए, और अंतरिम जो संविधान है उसको भंग करनी चाहिए, और न्यू संविधान 47 के संविधान के दोबारा देश में चालू करनी चाहिए। गारंटी कौन देगा कि सुशीला कार्की के साथ भी ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा ओली सरकार के साथ हुआ? नहीं, गलत काम करेगा तो अभी नेपाल में ऐसा है, जब तक स्थिरता तो अभी नहीं है। अभी जब इलेक्शन के बाद ही स्थिति का बात कर सकता है। इसको इंटरियम है, डे टू डे है। मान लीजिए डे टू डे लुक आफ्टर दी वर्क दी कंट्री, ये अंतरिम का मतलब ये मैं समझता हूँ। उसके इसके अगर ये काम सही नहीं करेगी तो कोई भी, नॉट ओनली सुशीला कार्की, कोई भी नहीं, तो वहाँ में एक राजा का बिना कोई विकल्प नहीं है। अब राजा को ही जगह, क्योंकि हिंदू का साम्राज्य हुई है, वहाँ धर्म परिवर्तन सर्वमय पर है। लेकिन आप क्यों समझते हैं कि वहाँ पे जो है नेपाल में इस वक्त राजा का शासन हो सकता था?
एक वक्त तो बीत गया जब राजा का शासन हुआ करता था। नहीं बीता नहीं, ये लोग ने जबरदस्ती उसको बाहर कर दिया और उन्होंने रिजाइन नहीं किया, जबरदस्ती छीन तो लिया आप है। मानते हैं कि राजा का शासन ज्यादा बढ़िया है सरकार चलाने से? बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा है। एक नाम बता दीजिए जो नहीं, राजा नेपाल को जो है बढ़िया बना दे वापस वैसे ही जैसे था नेपाल। नहीं, 5 चीज का गारंटी राजा के पास है। आप इतिहास बोल रहा है, आप सर्च करिए गूगल में। एक गारंटी क्या है? धर्म परिवर्तन रोकथाम, जो धर्म परिवर्तन करेगा फांसी का सजा, और गाय काटने पर फांसी का सजा। ये तो आप लोग सुने होंगे, हिंदू देश था।